हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और जैसा कि अभी सरगुजा यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो उसको मैंने ध्यान में रखते हुए एमए फाइनल ईयर के फिफ्थ पेपर का ये सेक्शन ए से एक पोइट्री है फ्रॉस्टेड मिडनाइट, जिसको एस टी कॉलरेज ने लिखा है। उसका मैंने एक लॉन्ग आंसर रेडी किया है जो कि आपको 16 मार्क्स दिलाने में हेल्प करेगा। और आप इस आंसर को किसी भी क्वेश्चन में लिख सकते हैं, थोड़ा सा अपने वर्ड में मॉडिफाई करके। और ये आंसर सारे क्वेश्चंस पे फिट होता है, क्योंकि इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस आंसर में मैंने इंक्लूड किया है। और जैसे कि मास्टर में जो भी प्राइवेट स्टूडेंट होते हैं, मोस्ट ऑफ वो वर्किंग या हाउसवाइफ्स होते हैं जो कि डेली क्लासेस नहीं कर सकते, इसलिए वो प्राइवेट ही फॉर्म भरते हैं। और उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो किसी चैप्टर को इतना डीपली रीड कर सके, स्टडी कर सके। सो इसीलिए मैंने एक ही आंसर रेडी किया है जिससे कि कम टाइम में उनका एक चैप्टर रेडी हो जाएगा। सो इस वीडियो को हम लाइन बाय लाइन समझते हैं। Frost at Midnight by S.T. Coleridge is a beautiful and personal poem that shows the poet's deep thoughts, love for nature, and hopes for his child. और Frost at Midnight, फ्रॉस्ट मीन्स होता है ठंड, मिडनाइट मीन्स होता है अर्धरात्रि, यानी कि जो अर्धरात्रि की ठंड है। ये टाइटल है इस कविता की। एस टी कॉलरेज ने इसे अपने पर्सनली जो भी फीलिंग्स थी उसको लिखा है इस कविता में। और ये एस टी कॉलरेज की एक गहरे विचारों को दिखाता है, और प्रकृति के प्रति उनका जो प्रेम है और उनके बच्चे के लिए जो उनकी उम्मीदें हैं, ये उस पर आधारित एक कविता है। इट इज़ अ रिफ्लेक्टिव एंड काम पोएम। और ये एक शांत और विचारणीय कविता है, रिटन इन अ क्वाइट विंटर नाइट। और एक शांत सर्द की रात में लिखा हुआ है। द पोएम बिगिंस विथ अ पीसफुल सीन वेयर एवरीथिंग इज साइलेंट। और जो कविता है वो एक शांत वातावरण में, शांत दृश्य में इसकी शुरुआत होती है जहाँ पे सब कुछ चुप है। एंड द फ्रॉस्ट इज़ क्वाइटली वर्किंग इन नेचर। और जो ठंड है वो रात में अपना चुपचाप काम कर रही है प्रकृति में। यानी कह सकते हैं कि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। द पोएट इज सिटिंग नियर हिज स्लीपिंग बेबी एंड थिंकिंग डीपली। और वो अपने छोटे से बच्चे के करीब में बैठते हैं और बहुत गहरे सोच में विचार करते हैं, बहुत गहरी सोच में पड़े होते हैं, कुछ सोचते हैं। दिस पोएम इज़ ऑटोबायोग्राफिकल बिकॉज कॉलरेज रिमेंबर्स हिज ओन चाइल्डहुड। और ये इस पोएट्री को आप ऑटोबायोग्राफिकल भी कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने ही बचपन के कुछ घटनाओं को याद करके लिखा है। उसी से इंस्पायर होकर लिखा है। विच वॉज फुल ऑफ सैडनेस एंड रिस्ट्रिक्शन। उनका जो बचपन होता है वो बहुत ही उदासी और प्रतिबंधनों से भरा हुआ होता है, जिसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन होते हैं। ही स्टडीड इन अ सिटी एंड वॉज फॉर फ्रॉम नेचर। और वो शहर में पढ़ाई करते हैं, और वो जो कि नेचर से काफ़ी दूर रहता है, प्रकृति से। ये पोएट हैं, बचपन से बोर्डिंग स्कूल में इन्होंने पढ़ाई की थी, जो कि जिसमें कि इन्हें ज़्यादा नेचर से जुड़ने का मौका नहीं मिलता है। ही डिड नॉट गेट द फ्रीडम टू एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। और उन्हें वो आज़ादी नहीं मिलती है ज़्यादा नेचर के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, नेचर के साथ एंजॉय करने के लिए। बिकॉज ऑफ दिस ही वॉन्ट्स हिज सन वेयर ही कैन लर्न फ्रॉम द बर्ड्स, स्टार्स, हिल्स एंड रिवर्स। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि उनका बेटा जो है वो प्रकृति के करीब रहे, और वो चिड़ियों से सीख सकता है जहाँ, और तारों से, पहाड़ियों से और नदियों से सीख सकता है। इसलिए उसे प्रकृति के करीब रखना चाहिए। और इन द सेंस कि जो
जो चीज़ें उन्होंने बचपन में खुद मिस किया है वो अपने बच्चे के साथ वो नहीं करना चाहते हैं। अपने बच्चे को वो सारी चीज़ें देना चाहते हैं जिन चीज़ों को उन्होंने बचपन में मिस कर दिया है। कोलरिज बिलीव्स दैट गॉड इज़ प्रेजेंट इन नेचर एंड चाइल्ड रेज्ड नियर नेचर विल ग्रो विथ लव विजडम एंड पीस। और कोलरिज ऐसा मानते हैं कि प्रकृति में भगवान निवास करते हैं और जो कि बच्चे को प्रकृति के करीब बड़ा करने से वो प्रेम, बुद्धि और शांति से सीखता है और बड़ा होता है। ऐसा सीन्स है इस पोएट्री में। द मेन थीम ऑफ द पोएम इज नेचर एज अ टीचर, चाइल्डहुड, सॉलिट्यूड एंड इमेजिनेशन। जो मेन थीम है इस पोएम का वो है कि प्रकृति एक शिक्षक है और बचपन का अकेलापन और कल्पनाएं, यही इस कविता में मेन थीम है। द पोएट यूथ्स सॉफ्ट एंड म्यूजिकल लैंग्वेज विच क्रिएट्स अ पीसफुल मूड। और जो पोएट हैं वो एक सॉफ्ट म्यूजिकल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं जो कि इस पोएट्री को एक शांत जो कि एकदम शांत करती है दिमाग को। वैसा इस पोएट्री को पढ़ने के बाद आपको फील होगा। He also used symbols like the film on the great to show how the mind keeps wandering। और इन्होंने एक सिम्बॉल्स का यूज़ किया इस पोएट्री में। फिल्म ऑन द ग्रेट, इसका मतलब होता है कि लोहे जब आग जलती रहती है। इस पोएट्री में सीन है कि ठंड की रात में आग जलते रहते हैं जैसे घरों में। तो फिर जब वो बुझ जाती है तो उसकी जो राख की परत थोड़ी सी बची होती है लास्ट में, तो जिस तरीके से वो बिल्कुल शांत रहती है और वैसे ही उसका कंपेयर करते हैं कि बाहर का वातावरण भी बिल्कुल वैसे ही शांत है, बिल्कुल कोई हलचल नहीं है। और लेकिन पोएट के दिमाग में बहुत सारी हलचल हैं। उन नेचर से जुड़ने की उनकी प्यास है और बचपन की यादें हैं और अपने बेटे के लिए सपने हैं। ऐसी बहुत सारी उनके दिमाग में हलचलें चलती रहती हैं। बहुत बोल सकते हैं कि अंदर से शोर है और बाहर से शांति है। ऐसा इस वर्ड सिम्बॉल्स का ऐसा सेंस निकलता है। इन कंक्लूज़न अब निष्कर्ष देखते हैं इस पोएट्री का। फ्रॉस्ट एट मिडनाइट इज़ अ हार्ट टचिंग पोएम दैट मिक्सेस पर्सनल मेमोरी, फिलोसफी एंड लव फॉर नेचर। और फ्रॉस्ट एट मिडनाइट जो है कि वो एक दिल को छू जाने वाली कविता है जो कि व्यक्तिगत जो स्मृतियाँ हैं खुद की, उनकी यादें हैं, फिलॉसफी हैं और प्रकृति के लिए जो उनका प्रेम है, उन सब का मिक्सअप है ये पोएट्री। It shows Coleridge's romantic style and his belief that nature is the best guide for life and spirituality। और कॉलरिज की जो ये रोमांटिक स्टाइल है पोएट्री की और उनका ये विश्वास कि जो प्रकृति है वो जीवन और आध्यात्म के सबसे अच्छे मार्गदर्शक हैं। और ये हमारी जो समरी है या फिर जो भी कह सकते हैं इसके बारे ये आंसर है यहीं पे एंड होता है। और ये सिर्फ आप स्टूडेंट्स के लिए मैंने ये लिखा है। इफ़ द क्वेश्चन इज़ डिस्कस द थीम, ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स, रोल ऑफ नेचर इन फ्रॉस्ट एट मिडनाइट, क्रिटिकल अप्रिशिएशन, इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर, समरी, इट्स। अगर आपके क्वेश्चन में ऐसे कोई भी वर्ड्स दिखते हैं तो स्टिल द सेम आंसर कैन बी यूज्ड विद द स्लाइट मॉडिफिकेशन। मतलब आप थोड़ी सी इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं और आप इस आंसर को लिखेंगे तो ये फिर आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। सिर्फ ये एक आंसर आपके इन सारे पॉइंट्स को कवर करता है। सो ये रही मेरी आज की ये वीडियो एंड थैंक यू सो मच। मेरे अगर आपको कैसी लगी आप इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और नेक्स्ट वीडियो में कौन से चैप्टर पे बनाऊं उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।